पाकिस्तान जो है तटवर्ती इलाके से आक्रमण कर सकता है और आतंकवादी आक्रमण सबका तटवर्ती इलाका। जब 26/11 जब हो रहा था नेतृत्व करने के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे उनको मूरी में ट्रैप सेट हुआ था, मूरी में बेचने का। आपका अपहरण करके वो अजमल कसाब को छुड़ा के ले जाते। आतंकवादियों के साथ होली जैसे खून की होली उन्होंने खेली। तो आज हम हिंदू बिल्कुल सम्मान के साथ सर उठा के चल पा रहे हैं और सुरक्षित। हर आतंकवादी हमलाओं को हिंदू आतंकवाद का नाम देने का प्रयास तत्कालीन सरकार में केंद्र में बैठे हुए ये किया था। जो टेररिस्ट थे, जो मिलिटेंट थे, 10, 12, 14 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान वापस चले गए थे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला सच है। परंतु क्या है कि हम इसको हिंदू आतंकवाद बनाने के इसी चक्कर में असली अपराधी आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भारत के धरती में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो सब एक ही समुदाय के लोग करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र को एक तरीके का कार्यशाला बना दिया था हिंदू आतंकवाद को प्रचार करने के लिए। मित्रों नमस्कार। आज आपण आकार DG9च्या एका विशेष पॉडकास्टमध्ये एका वेगळ्याच विषयावर चर्चा करणार आहोत। चर्चा करायला अर्थात माझ्यासोबत एक सद्गृहस्थ आहेत। त्यांची ओळख करून देण्यापूर्वी तुम्हाला मी हे पुस्तक दाखवतोय। त्या पुस्तकाचं कव्हर बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलंच असेल की बहुचर्चित बहुप्रतीक्षित असं हे पुस्तक हिंदू दहशतवाद नावाचे थोतांड। खरं तर आधी इंग्रजीत हे पुस्तक लिहिलं गेलं आणि या पुस्तकाचे लेखक श्री मणी सर म्हणजे अर्थात RVS मणी आज आपल्यासोबत आहेत। आता मी एवढं बोलल्यानंतर त्यांच्याकडून तुम्हाला अभिवादन तर अपेक्षित असेलच। तर मणी सर खूप खूप स्वागत तुमचं आकार DG9 मध्ये। बहुत मेरे हृदय से धन्यवाद। मैं मेरे मराठी श्रोताओं को, मेरे मैत्री जो हैं, मेरे मित्र अरुण कर्माकर जी ने इसका अनुवाद किया। वो आज से 7-8 साल पहले भी किया था, अभी भी दोबारा पुनर्पृष्ठ में आया है। वो बासवान जोशी हैं जो परम मित्र पब्लिकेशन के, इन दोनों के योगदान के कारणवश मैं इस मुख्य ग्रंथ को आपके सामने आपकी प्रिय भाषा में आपके इसका जो सूचनाओं को अवगत कराना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मनी सर, ये आज की जो चर्चा है हमारी, इसकी शुरुआत करते हुए मुझे एक सबसे पहली बात आपसे पूछनी है। आपका ये पुस्तक जब मराठी में अनुवादित हुआ उसके बाद जितनी भी इसकी कॉपियाँ छपी थी वो किसी भी दुकान में अभी अवेलेबल नहीं, किसी भी बुक स्टॉल पे अवेलेबल नहीं है। ये दूसरा संस्करण है इसका और ये लेके आज के दिन हम प्रस्तुत हो रहे हैं वाचकों के सामने, पाठकों के सामने। उससे पहले इस पुस्तकों का, जिसे मराठी में पारायण कहते कि बार बार पढ़ा जाता है, वो करने वाला एक पाठक मैं आपके साथ आज बैठा हूँ आपसे कुछ बातें पूछने के लिए। बहुत ही रोचक रंजक ऐसी कहानियाँ इस पुस्तक में है। रोचक रंजक कहानी होती है तो उसमें झूठ ज़्यादा होता है, सत्य कम होता है, ऐसा एक मानना है, एक मान्यता है। मगर आपने जो सच का कच्चा चिट्ठा जो खोल के रखा है और ये जो भगवा आतंकवाद, द सैफरॉन टेरर जो मीथ है, जो जिसे कॉइन किया गया था, उसे आपने बस्ट किया है। आपके जिसे कहते हैं कि कट्टर हिंदू क्या होता है और उसके अंतर्मन से निकली जो बात आपने इस पुस्तक के द्वारा लिखी, पाठकों के तक पहुंची और हर एक हिंदू का अंतर्मन जागृत हो चुका है कि हिंदू दहशतवाद, हिंदू आतंकवाद, सैफरॉन टेरर
हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता। उसके बावजूद ये हमारे सर पे ये मढ़ना चाहते थे जो लोग, जिन्होंने बहुत कुछ किया है। मगर मुझे इन सब चीज़ों में से सबसे पहले आपको एक थोड़ा-सा अटपटा सवाल पूछना है। ये पूरी किताब में मैंने जो कुछ भी पढ़ा, जिसमें 26 नवंबर का जो अ, भारत पे हमला हुआ था पाकिस्तान द्वारा, उसके पहले कुछ पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। उसमें पीओके में एक शहर है जिसका नाम मुरी है। वो मुरी के बारे में मुझे कुछ आपसे जानना ज़रूरी लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस संदर्भ में जो पारायण जो है वो संस्कृत है, और पारायण मतलब पुनः पुनः अध्ययन करना। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम मेरे संज्ञान में जो है वो आपके अपनी मातृभाषा में भी पारायण का उसी मतलब, तो इस मेरे में बहुत बहुत इस बात का गौरव है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज के तारीख में कहते रहते हैं। जो आपने मुरी की बात की, मुरी वास्तविकता में वो इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर पे है, पीओके में नहीं है, पाकिस्तान में ही है। अच्छा। वो एक हिल स्टेशन, लोकल के लिए वो एक हिल स्टेशन जैसे माना जाता है, जहाँ लोग बाग आराम करने रिसोर्ट में हॉलिडे के लिए जाते हैं, और उनकी कितनी शक्ति है उस हिसाब से वो जाते हैं। तो ये एक ट्रैप सेट हुआ था मुरी में बेचने का, क्योंकि आज की बात नहीं, 2008 की बात में अभी संचार सुविधाएं पाकिस्तान में ही बहुत कमज़ोर थी, और उसमें मुरी के जो स्थल है वहाँ पर लगभग ना के बराबर थी। तो वहाँ पर अगर सारे वरिष्ठ अधिकारियों को एक तरीके के कहने के लिए तो वो एक रिसेप्शन था, स्वागत था, परंतु उससे क्या होता है कि उनके हाथ पैर काट के रखने वाली बात थी, एक तरीके का हॉस्टेज वाली सिचुएशन थी। तो उस तरीके से वो प्रयास हुआ था, और इस कारणवश क्या हुआ कि हमारे पास ये जब 26/11 जब हो रहा था, वर्तमान तरीके से हो रहा था, उसमें नेतृत्व करने के लिए सुरक्षा अधिकारियों का जो भी देखो 10 आदमी होते तो 10 तरीके से और अच्छे तरीके से हैंडल करते, वो नेतृत्व करने के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी थे उनको मुरी में एक तरीके से कारावास जैसे बना के रख दिया था। ये हुआ था अपहरण जैसे, ये एक तरीके का अपहरण था, मतलब क्योंकि वहाँ संचार साधन था। उन्होंने रहमान मलिक थे पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री, इंटीरियर मिनिस्टर, उन्होंने उनको सारे लोगों को जैसे घर में बुला के जैसे मेहमान नवाजी के तरीके से उनको वहाँ ले जाके बंद कर दिया। इसमें हम लोगों को इसका कोई भी आभास भी नहीं था कि ये ऐसे वहाँ जाके फंस सकते हैं, परंतु ये जरूर आभास था कि पाकिस्तान जो है तटवर्ती इलाके से आक्रमण कर सकता है, और आतंकवादी आक्रमण सबका तटवर्ती इलाका, बहुत ही कॉस्टली होटल्स, एलीट होटल्स, हर चीज़ का हमारे पास अलग अलग तरीके से खुफिया था। बिंदु जोड़ने वाली बात थी, अब पता नहीं बिंदु नहीं जुड़ी या कैसे हुआ, ये अनफॉर्चुनेट घटना घटी थी, जिसके लिए भारत आज भी शोक मना रहा है। सर, ये जो 26/11 का हमला जो हुआ था, उसमें जिस तरह से प्लानिंग जो की गई थी पाकिस्तान द्वारा, आईएसआई द्वारा, पाकिस्तान के जो रहनुमा है उन्होंने जो कुछ भी किया था, और एक ट्रैप लगाया गया था, हमारे जो ऑफिशियल्स है वो जाके मुरी में फंस जाए, हेल्पलेस हो जाए, क्योंकि वहाँ से कोई मोबाइल का नेटवर्क का कनेक्शन नहीं है, दूरसंचार के कोई साधन नहीं थे, और एक तरह से कट गए थे, वो हमारे संपर्क की कक्षा से ही बाहर गए थे, और उसकी वजह से हमको जो खामियाजा भुगतना पड़ा वो तो हमने देखा, हमने भुगता। उसके बावजूद उन्होंने जिस तरह की तैयारी की थी कि जो लोग भेजे गए थे, जो 10, 11, 15 लोग जो आए थे, उनके हाथों में कलावा बंधा हुआ था, उनके पास कुछ आईडी प्रूफ थे जो हिंदू आइडेंटिटी बताते थे। उसके पीछे का क्या सब पूरा खेल था सर? देखिए, तत्कालीन संदर्भ में आप जाएंगे तो हर आतंकवाद को, उससे पहले भी 2-3 आतंकवादी हमलाओं को हिंदू आतंकवाद का नाम देने का प्रयास
तत्कालीन सरकार में केंद्र में बैठे हुए ये किया था। जैसे कि समझौता ब्लास्ट, जिसमें खुफिया सूचना होते हुए भी वो ब्लास्ट होने दिया। ब्लास्ट होने के बाद उसको फिर जिन्होंने किया एक पाकिस्तानी आतंकवादी ग्रुप आरिफ कसमानी के नेतृत्व में, उनको इन्होंने एक तरीके से आउटसोर्स किया था, आज के जो ज़माने में बोलते हैं ना आउटसोर्स, और उसने कर निकाला। उसके बाद जब जो भी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट करना था, तो तब वो भारत सरकार कहने लगा कि ये हिंदू आतंकवादी है। तो आरिफ कसमानी अपने बात को दोबारा पुनर्रखने के लिए अमेरिका तक जाके लॉबी किया कि नहीं, ये समझौता ब्लास्ट मैंने किया है। परंतु सरकार, हमारी भारत सरकार तत्कालीन यूपीए की थी, उन्होंने कहा नहीं, ये हमारे हिंदुओं ने किया है। इस तरीके का एक भ्रम को आगे प्रचार करने के पूरा प्रयास हुआ था। और इसका कारणवश क्या हुआ कि 17 साल बाद समझौता ब्लास्ट वाले निरपराध साबित हुए न्यायपालिका के थ्रू। न्यायपालिका ने उनको निरपराध ठहराया है। तो इसका मतलब अपराधी, और दुर्भाग्यवश ये हुआ था तत्कालीन षड्यंत्र के कारणवश जो वास्तविक अपराधी थे वो 14 दिन में अपने पाकिस्तान वापस चले गए। जो टेररिस्ट थे, जो मिलिटेंट थे, 10, 12, 14 दिन के अंदर अंदर वो पाकिस्तान वापस चले गए थे। ये हिंदुस्तान के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला सच है कि जो अपराधी थे उनको सरकार के मदद से और सरकार के भ्रम फैलाने के कारणवश जो अपराधी थे वो वापस चले गए। यही चीज़ मालेगांव 2008 में हुआ। अच्छा, मालेगांव, मुंबई 2006 ट्रेन अटैक, फिर आपके पास मालेगांव 2006 में हुआ, 2008 में हुआ। मालेगांव 2006 और 2008 में साफ साफ था कि ये अहले हदीस ने किया है। मैं भी आजकल तत्कालीन आईजी रूरल थे श्री पीके जैन साहब, आजकल बाद में एडिशनल डीजीपी रिटायर हुए थे महाराष्ट्र से ही। उन्होंने भी कई बार बोला है, कई जगह बोला है। परंतु क्या है कि हम इसको हिंदू आतंकवाद बनाने के इसी चक्कर में असली अपराधी आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये एक बहुत बड़ा सच है और ये एक हमारे लिए, इसके लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भारत के विरुद्ध था और हिंदुओं के, विशेष तौर पे हिंदुओं के विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। यूपीए का जो गवर्नमेंट था उस वक्त, जो राज कर रहे थे हमारे देश पे, मालेगांव ब्लास्ट केस में उन्होंने जानबूझकर साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसी एक साध्वी को भी उसमें उन्होंने बख्शा नहीं। कर्नल पुरोहित जो मिलिट्री में का एक अच्छे बड़े ओहदे पे काम कर रहे हैं, उनको भी उन्होंने उसमें षड्यंत्र के द्वारा सम्मिलित करा दिया। हाँ, हालांकि वो अभी सब छूट गए, निर्दोष साबित हुए हैं, मगर ये षड्यंत्र करने का बेसिक क्या था, मतलब उसके पीछे लॉजिक क्या था कि ये क्यों चल रहा था? करने वाले जो लोग थे, आप जैसे कि कुछ नाम पॉलिटिशियंस के आ रहे, दिग्विजय सिंह जैसे, वो भी जन्म से हिंदू है, बावजूद ये सब कुछ हो रहा है। तो आपका जो भी काम था, जो आपके डिपार्टमेंट में आपके पास इतनी बड़ी सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो आपके पास जो इंटेल्स आते थे उससे आपने कुछ ऐसा अनुमान लगाया था कि ये क्यों हो रहा है? ये उसमें अनुमान ये लगाना था कि भाई एक समुदाय ही अधिक सारे आतंकी हमला, हिंदुस्तान भारत के अंदर जितने आतंकी हमले हुए हैं, देखो आयरलैंड में जो हुआ होगा उसके बारे में मैं, भारत के धरती में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं वो सब एक ही समुदाय के लोग करते थे। इस संदर्भ में मैं आपको स्मरण करा दूं कि हमने लोकसभा राज्यसभा जो संसद में जो प्रश्न होते थे उसके उत्तर में बार बार ये भी कहा है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, पाक पीओके बेस्ड आईएसआई स्पॉन्सर्ड आउटफिट्स आर क्रिएटिंग अटैक, टेरर अटैक इन कंट्री। तो उसमें उस समय उसी समुदाय के भारतवासियों के ऊपर कोई भी आंच नहीं थी, फिर भी उनके अंदर एक भय भी अलग तत्कालीन सरकार ने फैलाया और उनको ये बोला गया था कि पहले तो कहने लगे कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अगर धर्म, अच्छा, फिर वही सरकार बाद में कहती है
हिंदू लोग आतंकवादी होते हैं। तो इसमें कितने कॉन्ट्रडिक्शंस हैं ये आप देखें। ऊपर से कहने लगे हिंदू लोग आतंकवाद होते हैं। कौन आतंकवाद होते हैं उसमें बहुत, मैं महाराष्ट्र में बैठा हूँ, मैं मराठी में इसलिए अनुवाद के लिए बहुत इच्छुक था 2018 में, क्योंकि महाराष्ट्र को एक तरीके का कार्यशाला बना दिया था हिंदू आतंकवाद को प्रचार करने के लिए। मालेगांव महाराष्ट्र में, मालेगांव पहला वाला महाराष्ट्र में, मुंबई 2006 महाराष्ट्र में और 26/11 महाराष्ट्र में। और पकड़े कौन गए? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित। वो बहुत ही यशस्वी राष्ट्रभक्त थे, महाराष्ट्र के पुत्र थे, बहुत ही यशस्वी राष्ट्रभक्त थे। और उसी गति में चलते तो किसी वक्त वो सेना के मुख्य अधिकारी बन जाते, जो न केवल तत्कालीन यूपीए के उनके साथ, इसलिए मैं बोलता हूँ कि यूपीए के साथ फिक्स्ड मैच होता था, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी वो हजम नहीं हुआ। झीरण शक्ति उनकी बाहर थी कि ये अगर बन जाएगा तो हमारी सिक्योरिटी पैराडाइम खत्म हो जाएगी। ये इसीलिए भी उड़ती उड़ती खबर आई थी, क्योंकि हर जो खुफिया सूचना जो है ना वो लिखित में नहीं आती, कुछ वैसे डिस्कशन में, मीटिंग्स में निकल के आती है। तो वो एक तरीका था कि ये आदमी अगर मुख्य स्तर पे आ जाए, मुख्य पद में आ जाए, लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर, नॉर्दर्न कमांड वगैरह आ जाए, तो पाकिस्तान के हालत ख़राब कर देगा। तो उतने आगे तक सोचने वाले पाकिस्तानी आर्मी थी, आर्मी चीफ तत्कालीन DGISI जो भी थे, शुजा पाशा के नाम था उनका। एक तो इसलिए भी उनको पता लग गया, उन्होंने, अच्छा मैं आज नहीं बोला, सेवा में होते हुए भी 2008 में 2009 में बोलता रहा कि ये झूठा केस। और उसके ऊपर मैंने संदर्भ भी दिया अपने किताब में कि एक असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल लखनऊ में मेरे से पूछने लगे, तो मैंने तब भी कहा था उनको कि ये झूठा केस है। कहता आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा जी ये झूठा केस। तो मुझे तब भी विश्वास था कि, और वो, अच्छा अब पुरोहित, श्रीकांत पुरोहित को मैं निजी तरीके से कभी नहीं जानता था। मेरे पास कुछ खुफिया सूचना आते, देखो वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी थे, बहुत ही यशस्वी अधिकारी थे, पिन पॉइंट इंटेलिजेंस इनपुट आते थे। और वो किसी इंस्टीट्यूशन के थ्रू, JIC वगैरह के थ्रू जब होता था, मल्टी एजेंसी सेंटर, कई उनके हमारे पास इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म है, वो मेरे पास जब पहुंचती थी तो मैं कहता था इतना बढ़िया इंटेलिजेंस कौन देगा, और मुझे पता नहीं था कि कौन दे रहे हैं। आज भी बाद में मेरे रिटायरमेंट के बाद किसी विवाह में किसी अधिकारी उनके जो काम को नेतृत्व करते थे उस अधिकारी से बातचीत हुई, जब बात होने लगी तो तब पता चला कि ये तो इतना द्वारा ये और उनके नेतृत्व करने वाले अधिकारी दोनों ही टॉप क्लास इंटेलिजेंस जनरेट करते थे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसमें न केवल हिंदुओं को बदनाम किया गया था, इसमें एक बहुत ही यशस्वी अधिकारी का कैरियर प्रोग्रेशन, गति को एक तरीके से रोक लगाने की कोशिश की। और पता था सबको कि ये बच के आएगा, उनको भी पता था जो करने वाले थे कि इसमें कोई जान नहीं है। मगर 17 साल तो उनके गए, 17 साल उनकी जो उनकी परिवार ने कितनी यातनाएं झेल की है। कहाँ तक उसकी भी एक सीमा होती है, उस सीमा पार उनके धर्मपत्नी, उनके बच्चे, मेरा तो सहानुभूति भी होता था जब 2014-15 के बाद भी ये चलता रहा। और 15 में जब क्लियर होने के बाद, सब कुछ झूठ सब क्लियर होने के बाद में न्यायपालिका में 10 साल फिर लगाए। तो ये मैं अपने आप को, अपना जो फीलिंग्स को मैं रोक नहीं सकता कि एक इतना यशस्वी देशभक्त अधिकारी को कैसे इस राष्ट्र में राष्ट्रद्रोहियों की सरकार आके उनके साथ क्या क्या व्यवहार किया, ये बिल्कुल निंदनीय है। न केवल निंदनीय है, इसके परिणाम, उसके बावजूद भी आज भी वो ब्रिगेडियर बन गए, मगर आज भी वो उतने ही देशभक्त हैं, उतने ही राष्ट्रभक्त हैं जितने 2008 से पहले थे। ये बहुत ही सराहनीय बात है कि आज भी ब्रिगेडियर पुरोहित बन गए, उतने ही राष्ट्रभक्त थे, उनको किसी से कोई
ईस्ट या दुर्बा कुछ नहीं है, वैसे के वैसे ही। ये उस आदमी का कैरेक्टर को बयान करता है। बिल्कुल। हाँ? ये एक्चुअली कर्नल श्रीकांत पुरोहित इस महाराष्ट्र का एक प्राइड है। बिल्कुल। सो ये दुनिया को बताना है कि ये कितना बड़ा, प्रकृति ने कितना बड़ा आपको गिफ्ट को जन्म दे के महाराष्ट्र की धरती पे डाला है। ऐसे इतने सराहनीय कार्य करने वाले जो हमारे, आपने श्रीकांत पुरोहित जी का नाम लिया, उसी तरह साध्वी प्रज्ञा सिंह का भी जिस तरह का जलवा वो बिखेर रही थी, एक प्रखर हिंदुत्व, एक ज्वलंत हिंदुत्व जो उनकी सभाओं में से दिखता था, उनका जो व्याख्यान होते थे उनके उसमें से दिखता था। ऐसे लोगों को टारगेट किया गया तो समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बैठे हुए उनके इंटेल से या उनके इंटेलिजेंस जो है, उन्होंने कुछ लोगों को टारगेट किया, जैसे कर्नल पुरोहित, जो आगे चल के पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन जाते थे, उनको हटाना था। साध्वी प्रज्ञा सिंह जो हिंदुस्तान में रह के अपने धर्म की बात कर रही है, उसके खिलाफ ऐसा क्या षड्यंत्र उनके दिमाग में आ गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब करने वाले लोग जो है, वो कुछ लोग सीमा पार बैठे थे और कुछ लोग सीमा के अंदर बैठे थे। ये दोनों ने मिलके मैच फिक्स करके ये सब कुछ किया। ये बड़ी बात है जो हमारे देश के लोगों को पता चलनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हर लोगों को, बिकॉज इसमें भी वैसे बताया था ना, महाराष्ट्र को एक कार्यशाला बनाया था, हर चीज यहाँ से उभर गई। और कर्नल पुरोहित की बात सुनते तो महाराष्ट्र और भी बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता, न केवल सुरक्षित रहता, सुरक्षित पूरे कोस्टल तटवर्ती इलाका, कर्नाटका वर्नाटका सब इतना सुरक्षित होता। आज जो अभी थोड़ा उसमें कुछ चुनौतियां हैं, तो सुरक्षित भारत का अगर है तो वे 2014 के बाद ही इसका आरंभ हुआ। अभी काफ़ी कुछ अच्छा हो गया है और भी आगे अच्छा होगा, यही मेरा आशा और अनुमान है। परंतु जो हुआ था, जो इस किताब में मैंने कैप्चर किया है, एक एक बिंदु को कैप्चर किया है। जैसे जाली नोट छापना, जाली नोट से वो टेरर को फंडिंग करते थे, तो उसके बारे में भी। और पाकिस्तान में जाली नोट छापने का सबसे बड़ी फैक्ट्री इंडियन कैपेसिटी से ज़्यादा थी। और जावेद खनीनी जैसे ही प्रधानमंत्री ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया, 4 सप्ताह में उसकी निधन हो गया, वो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। यही प्रेस नोट कहता है कि ही वॉज फाउंड डेड अंडर सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस। तो इसका मतलब आप सब अपना अनुमान लगा सकते हैं, जो भी अटकलें लगा सकते हैं, जो भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही नक्सलवादों को पनपने देना, नक्सलवाद जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर्स के साथ साथ मिलके वहाँ नक्सलवाद का पनपना हुआ। 2003-4 में तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के ऊपर एक हमला हुआ अलीपिरी में। फिर उसके बाद वो चुनाव में पराजित हो गए। नई कांग्रेस की सरकार आई, आंध्र प्रदेश की, संगठित आंध्र प्रदेश की। उन्होंने पहले काम किया, उन्हीं नक्सलवादों को क्षमा प्रदान किया, जो राजशेखर रेड्डी थे, जो भी थे। तो इस तरीके से जो भी देश के विरुद्ध होते थे उनके साथ क्षमा देना, उनके साथ साझेदारी करना, उनके साथ पैदल चलना, उनके कार्यक्रमों और अपने कार्यों को सिनर्जाइज करना, ये सब तत्कालीन सरकार करती थी। आज अच्छी सौभाग्य है कि आज नक्सल जो इतने बड़ी प्रॉब्लम होती थी खत्म हो गई। आज भारत के महानगर, हर महानगर में बारी बारी से आतंकवादी हमले नहीं होते। कश्मीर में हुर्रियत का नाश हो गया। तो एक तरीके का आज हम सुरक्षित भारत का अनुभव कर रहे हैं। कुछ चुनौतियां हैं, जैसे अभी भी कुछ घुसपैठी आ जाते हैं, कश्मीर में ही आते हैं, बाकी जगह तो आते नहीं हैं। उनको भी उसी तरीके से उन्हीं के भाषा में उत्तर दिया जा रहा है। तो ये सारा रास्ता, तो उन तत्कालीन कोई भी सेफ नहीं था। देवेंद्र चौधरी के नाम पे बेंगलुरु का स्टूडेंट के नाम के आइडेंटिटी कार्ड लेके हाथ में कलवा बांध के आया। जब वो एस्टैब्लिश हो गया, ये स्थापित हो गया
कि ये एक पाकिस्तानी है। उसके बाद भी जब हैंगिंग का बात हुई थी, सूली में चढ़ाने की, जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रेसिडेंशियल अम्निस्टी सब के रास्ते, फिर क्यूरेटिव पिटिशन, सब में से ये निर्णय निकला कि नहीं, इसको तो छोड़ना नहीं चाहिए। उसके बाद भी कुछ एनएसी के मेंबर, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर, राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सदस्य, अरुणा राय जैसे, और कुछ उसके साथी, बेला भाटिया जैसे, जॉन ड्रीस उनके साथी हैं, इन लोगों ने ये कहा कि इसको सूली में नहीं चढ़ाना चाहिए, इसको क्षमा प्रदान देना चाहिए। ये पिटिशन हुआ है। तो ऐसे ये सिर्फ तत्कालीन सरकार के वो और फिर जो आदमी नक्सल के समय पे किसी को सिर्फ वहाँ पर उसके नाम के वास्ते मियाँ बीबी दो दंपति, एक डॉक्टर दंपति थे, मगर सपोर्ट वो नक्सल को करते थे, उस आदमी के ऊपर कन्विक्शन हो गया था। वो सेटा से स्टे लेके आया सुप्रीम कोर्ट से, तो भारत सरकार ने उसको योजना आयोग में सलाहकार बनाया। तो इस तरीके से जो भी देश के विरुद्ध था उसके सारे को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती थी तत्कालीन सरकार। ये सारांश है। आप तो इस सरकार की जो मैकेनिज्म थी, जिसमें एक डिपार्टमेंट था जो होम डिपार्टमेंट, उसके अवर सचिव थे, और आपके पास कुछ ऐसे इंटेल्स आते थे जैसे कर्नल पुरोहित जैसे जो होनहार जो हमारे अफसर थे उनके द्वारा, या जो भी इंटेलिजेंस में जो काम करते थे उनके द्वारा आपको इंटेल्स आते थे, आप उसको एनालाइज करते थे, और उसके द्वारा फिर आगे की एक्शन होती थी। बिल्कुल। ये सब करते करते कभी आपके भी ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुई है जो इस किताब में लिखी है कि आपके ऊपर भी एक बार हमला हुआ था? आप मेरे ख्याल से आपके ऑफिस से निकले थे, कोई गाड़ी आपके पीछे। बिल्कुल। उसका देखिए, जिस समय ये हुआ था उस समय उसके मेरे को कुछ संज्ञान नहीं था। गाड़ी आई थी, मेरे पीछे लग गई थी, और ईश्वर इच्छा मैं अपने अपार्टमेंट कॉम्पाउंड में घुस गया। उन्होंने अपना चेस छोड़ दिया, पीछा करना छोड़ दिया। इसके लिए एक दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेक्रेटरी आंतरिक सुरक्षा की तरह से एक चिट्ठी भी गई थी। तो उसके बाद एक मीटिंग में उन्होंने कहा था कि इसको तुम फॉलो अप करना। वो स्पेशल सेक्रेटरी नहीं, कोई और अधिकारी खुफिया एजेंसी से थे। कहता ये एक ड्रामा था। मैंने कहा ड्रामा क्यों? कहता तुम बच के आ गए, नहीं तो आपका अपहरण करके वो अजमल कसाब को छुड़ा के ले जाते। तो उस वक्त मैं, जब ये हादसा हुआ तब मुझे इतना परेशानी नहीं हुई, जब ये बोला गया था तब मुझे ज़्यादा परेशानी हुई। और जब मैंने पीछे डेट चेक किए, जिस तारीख को मेरे ऊपर प्रयास हुआ था किडनैपिंग का, वो 30 दिसंबर 2008 था। भारत के कुछ बड़े मीडिया पर्सनालिटी इस्लामाबाद में नेगोशिएट करने के लिए बैठे हुए थे। तो ये हुआ था। खैर वो तो बात, ये थोड़ा संदिग्ध है, ये आप अगर इसे खुल के बताएं तो अच्छा रहेगा कि भारत के कुछ मीडिया पर्सनालिटी इस्लामाबाद में जो सरकारी पक्ष में रहते थे, मुझे नाम अभी भी नहीं पता। किस चीज का निगोशिएशन हो रहा है? कि भाई मणि को हम छोड़ देंगे, तुम कसाब को छोड़। अच्छा। जिस कसाब को पकड़ने की वजह से ये पता चला कि 26/11 जो हुआ है वो पाकिस्तान का है, वरना ये तो ये हिंदू आतंकवाद होता। अब भैया उसी जैसे कर्नल पुरोहित है, वैसे तुकाराम ओम्बोले को भी पूरे देश की तरफ से नमन होनी चाहिए। जरूर। सारे हिंदुओं की तरफ से वो उसका पूजा होनी चाहिए। इतना बड़ा उसने काम कर गया। क्या जैसे वो गाना है ना, मेरे वतन के लोग, उसमें आती है कि झेल रहे थे गोली, खून की गोली तो उसने झेली। आतंकवादियों के साथ होली जैसे खून की होली उन्होंने खेली। तो आज हम हिंदू बिल्कुल सम्मान के साथ सर उठा के चल पा रहे हैं और सुरक्षित हैं। नहीं तो कल आप भी हो सकते थे, किसी को भी उठा के कह भाई तुम आतंकवादी, तुम्हारे पास RDX आया, ये आया करके किसी को भी उठा के ले जाते। ऐसा हुआ, महाराष्ट्र में ही हुआ है। महाराष्ट्र में भी एक मुसलमान इंस्पेक्टर जो बाद में DSP रिटायर हुआ कहीं लातूर से, मगर वो ATS में था पहले,
उसने कोर्ट में या कहीं पे, मुझे याद नाम स्मरण में नहीं आ रहा, उसने कोर्ट पब्लिकली कहा कि ये सब झूठा है, इनको तो मार दिया गया था, ऐसे ऐसे जबरदस्ती किसी को भी उठा लेते थे, एटीएस। तो ऐसा हुआ है। तो संभवतः अगला इत्तेफाक हमारे साथ किसी के साथ हो सकता था, तब तक ये रुक गया, अच्छा हुआ। और अब तो सब साफ साफ हो ही गया। आपका अपहरण होते हुए, आपका किडनैपिंग होते होते बच गई, हैं? मगर फिर भी एक ऐसा मकाम आया था आपकी जिंदगी में कि आप एक देश के लिए सच्चे दिल से काम करने वाले एक अधिकारी थे। उसके बावजूद आपके ऊपर तोहमत लगाई गई, आपको मेरे ख्याल से डिटेन भी किया गया था। डिटेन इंट्रोगेशन के लिए बुला के कमरे में बंद कर दिया था। अच्छा। ऑफिशियली उसको डिटेंशन नहीं कहेंगे, मगर बाद में काफ़ी उसी वहीं पर मेरे को प्रताड़ना हुई थी। वो क्या हुआ कि 2004 में जब शुरू हुई थी ये जो इशरत जहान और उसके साथ 3 और साथी, ये मुंब्रा पा ज़्यादा दूर नहीं है, आपके थाने से आगे ही है मुंब्रा। ये तत्कालीन सीएम और तत्कालीन होम मिनिस्टर, जो आज संभवतः से गुजरात के सीएम, गुजरात के सीएम, प्रधानमंत्री और राष्ट्र के होम मिनिस्टर हैं, इन दोनों को मारने का एक षड्यंत्र था, साजिश थी, उसको एग्जीक्यूट करने आ रहे थे। उस वक्त खुफिया एजेंसी को पता लगा, खुफिया एजेंसी ने गुजरात गवर्नमेंट को अवगत कराया। गुजरात पुलिस बिल्कुल साथ तैयार थी। ये लोग सूरत से ब्लू इंडिका में आए। अब बड़े आश्चर्य की बात है, जितना मीडिया, जितने लोग कह रहे थे कि इशरत इनोसेंट कॉलेज गर्ल खालसा कॉलेज मुंबई की है, जितने लोगों ने कहा, आज जब उनके मुंह आज बंद हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि उसी गाड़ी में पीछे बैठे हुए 2 पाकिस्तानी अमजद राणा, जीशन जोहर, जो अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे थे, और जब आई थी तो उन्होंने ही गोली चलाना शुरू किया। तो पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में क्रॉस फायर किया और इसको एक तरीके का फेक एनकाउंटर करके कितना प्रताड़ना हुआ। उसी संदर्भ में जब गुजरात हाई कोर्ट ने भारत सरकार को कहा कि आप अपने पक्ष रखें, तो मैंने सारे डिटेल पढ़ के उसके बाद जाके मैंने एफिडेविट फाइल किया था, हलफनामा फाइल किया था। उसमें सारे तत्व बाहर आ चुके थे, जिसके ऊपर से चिदम्बरम जी बहुत परेशान हो गए, तत्कालीन होम मिनिस्टर, और उन्होंने एक और संशोधित हलफनामा अपने तरफ से मसौदा तैयार करके डायरेक्शन दिया, कंडक्ट रूल 3 की तरफ से वो डायरेक्शन फॉलो करना होता है, इसलिए मैंने जाके दूसरा भी एक हलफनामा फाइल किया। कोर्ट ने कुछ नहीं किया। उसी चक्कर में मुझे इंट्रोगेशन हुआ था कि आपने पहला कैसे फाइल किया और दूसरा ठीक है बोलो। मैंने कहा मेरे से पूछोगे तो पहला ठीक है, दूसरा वाला गलत है, तो मंत्री ने कहा। तो तभी मेरे को बताया गया था कि देखो, एक आईजी लेवल ऑफिसर थे सीबीआई के, जो आज डिसमिस हो गए, उन्होंने एक डायरेक्टर, अपने डायरेक्टर सीबीआई रंजीत सिन्हा जी को बोला था कि मैं 2 आदमियों को आपके अंदर करवा के दिखाऊंगा। और उसी तरीके से डायरेक्टर सीबीआई ने किसी मैडम को प्रॉमिस किया था। अब मैडम कौन है उन्होंने मुझे बताया नहीं, मगर आप लोग अनुमान जरूर लगा सकते हैं कौन से मैडम हो सकती है। बिल्कुल, इस देश में कौन मैडम है अभी। उसके अलावा उन्होंने मेरे को डायरेक्ट कुछ नहीं बोला। उन्होंने कहा सफ़ेद दाढ़ी जैसे आज के प्रधानमंत्री, काली दाढ़ी आज के राष्ट्र गृह मंत्री, इन दोनों को अंदर डालना है। ये 2013 की बात है, क्योंकि उस वक्त उन दोनों को अंदर डाल देते तो आज सरकार नहीं बनती, इतना विकास नहीं होता, हम लोग सुरक्षित नहीं होते। नहीं, हमारे सर पे ये जो तिलक हम लोग लगा के घूमते हैं एज ए हिंदू, वो भी नहीं लगा सकते, वो भी नहीं लगा सकते थे। ये वास्तविकता है। तो आज इतना विकास देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, कौशल भारत, कुशाल भारत, कितने सारे संज्ञा योजनाएं आ गई, जितने से काफ़ी युवक भी संतुष्ट हो रहे हैं, कई चीज़ें हो रहे हैं। परंतु अगर वो नहीं होता तो हम आज एक पिछड़े हुए देश की तरफ रहते। यही था।
और पाकिस्तान से अमन की आशा चलती। अमन की आशा में नशीली पदार्थ स्मगलिंग होती है। 2006 चैंपियंस ट्रॉफी का एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि दो टॉप क्रिकेटर्स को स्वेच्छा वो अपने आप ले गए। जो अरे भाई अब इतना एविडेंस देते तब तुम मानते नहीं हो, अपना स्वेच्छा कैसे ले गए? क्योंकि पूरी टीम उस दिन ड्रग्स कैरी कर रही थी, सारे वहाँ बेचने आए थे। मुझे नहीं पता है, हालांकि किसी ने मजाक मजाक में, एक बहुत पुराने अधिकारी ने बोला था कि पाकिस्तान में लोगों को हाथ में पैसा नहीं मिलता, ड्रग मिलता है क्योंकि बेच के तुम अपना खर्चा मिटा लो। अब ये कितना सच है झूठा मुझे नहीं पता, मगर संभवता लगती है, क्योंकि वो ड्रग्स लाए थे। 2006 का बहुत बड़ा इश्यू है, शोएब अख्तर और मोहम्मद आसिफ को वापस दे दिया था। तो ये आज भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि अमन की आशा करते क्यों हो। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। नहीं, ये अमन की आशा है या फिर सौहार्द की भावना है, ये सब वो यूपीए गवर्नमेंट की तरफ से चलाए गए एक तरह से एक मिशन से, और उसको अंडर कवर मिशन करके हर किसी ना किसी दिन हिंदुस्तान के किसी शहर में कुछ आतंकवादी हमले होते थे, कहीं बम फूटता था, कहीं बेगुनाह मारे जाते थे। आज 2014 के बाद ना कोई ऐसा हमला हुआ है, ना कहीं बम फूटा है, ना कुछ इस तरह की कोई वारदात हुई है। अब जो दिख रहा है वो सिर्फ प्रोग्रेस, विकास दिख रहा है। हाँ, उसके बावजूद भी आज अगर हम देखें तो कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो है, जिनको असामाजिक तत्व नहीं कहना ही नहीं चाहिए, टर्म ही गलत है, इनको देश विघातक यानी कि जो जो राष्ट्र के लिए शत्रु बन के हमारे साथ में रहते हैं, हमारे साथ में उठते बैठते हैं, और हमारी जो ये संविधानिक जो जो इसे क्या कहते हैं कि जमहूरियत जिसे उर्दू में कहा जाता है, ये लोकशाही प्रणाली जो है, उसकी वजह से आज वो हमारे साथ में खड़े रह के हमारे जो दो नेता है जो इस देश को विकास की तरफ ले जा रहे हैं, उनके खिलाफ षड्यंत्र के ऊपर षड्यंत्र करे जा रहे हैं। अभी भी आपने देखा होगा जंतर मंतर में जेनजी का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ये क्या था? ये इनको भारत का, इसको बोलते हैं, हम बोलते हैं इंग्लिश में डिसरप्ट इंडिया ब्रिगेड। पहले आप देखें फार्म बिल्स में भी ऐसे हुआ, उससे पहले जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ, हर जगह भारत की एक विकास की गति का अवरोध लगाने का एक प्रयास है। जो भारत जो आज 2014 से जिस गति से विकास कर रहा है कि आज 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, इसको विकास, इसको इस गति को रोकने का एक अवरोध लगाने का एक बहुत बड़ा ये एक प्रयास है। इसके लिए ये लोग खड़े होते हैं। ये इनमें से काफ़ी लोग वही लोग थे जो एनएसी के साथ थे, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के साथ, जो कहीं ना कहीं से इधर उधर सी बात करते हैं, जो ह्यूमन राइट्स के आधार पर हमारे कई विकास प्रोजेक्ट्स को होने नहीं देते। नर्मदा में भी काफ़ी कुछ बाधाएं उन्होंने की। अब स्टेरलाइट इंडस्ट्रीज बंद पड़ा हुआ है, 60% कॉपर वहाँ से आती थी जो आज हम चाइना से मंगाते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि आर्टिकल अनुच्छेद 370 वापस आना चाहिए, स्टेटहुड टू जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ऐसे इररिलेवेंट बातें करते रहते हैं, क्योंकि आज नक्सल खत्म हो गया तो उनका एक बहुत बड़ा माउथ पीस, एक ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो गया। हुर्रियत खत्म हो गई तो वो भी एक बहुत बड़ी नुकसान हो गया। तो वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं कि पॉलिसी को अटैक कर रहे हैं। सरकार के जो अच्छे प्रोग्रेसिव, जो भी अच्छे पॉलिसीज हैं जो भारत को विकास को आगे ले जाएगा, उसको उसके ऊपर अवरोध लगाने का पूरा संपूर्ण प्रयास उनके तरफ से है। यही सिंपल सारांश है इसका। मनीष सर, आज की हमारी जो चर्चा है उसके अंत में मैं आपको एक पूछना चाहता हूँ कि जिस वक्त आपको जो इंटरोगेट किया गया, उस वक्त शायद आपकी माताजी आपके सामने बैठी थी, वो क्या था वो? एक्चुअली क्या हुआ, इंट्रोगेशन तो एक ही दिन गांधीनगर में हुआ, और जब मैं नहीं माना तो मेरे पीछे सीबीआई लगा दी। कभी ऑफिस में आ जाए, कभी घर पे आ जाए। तो एक दिन मेरे माता जी बैठी हुई थी, वृद्ध माता थी, उन दिनों उनका 88 साल की उम्र थी, आके मेरे घर के सामान इधर उधर फेंकने लगे।
वो थोड़ा भावुक हो गया, फेंकने लगे तो वो परेशान हो गई और उसको कुर्सी से इधर धक्का दे रहे हैं, वो कर रहे हैं। फिजिकली तो नहीं किया, मगर जिस कुर्सी में बैठा आप इधर आइए ऐसे ऐसे, तो उसमें वो भावुक हो गई और उस दिन वो बीमार पड़ गई थी। ऐसा अस्वस्थ हुई कि कोई 15-20 दिन अस्पताल में रही, 20-22 दिन अस्पताल में रही। फिर डॉक्टरों ने कहा कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता है, वृद्ध भी हो गया, हाइपरटेंशन से कोई ब्लड वेसल कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं, आप पूजा प्रार्थना करिए। और उसके 5 दिन बाद वो उनका निधन हो गया था। ये उससे पहले उनका स्वास्थ्य इतना बुरा नहीं था, घर के अंदर चलते फिरते रहते थे, परंतु ये ऐसा हादसा हुआ, इसके वजह से उनका एक तरीके का एक्सेलरेशन होके 1 महीने के अंदर अंदर 29 दिन के अंदर अंदर वो भी उनका निधन हो गया था। ये मेरे लिए निजी तौर से बहुत ही भावुक और कष्ट का समय था उन दिनों, परंतु ऐसा हुआ था तो मैंने बड़े मुश्किल से इसको टॉलरेट किया, ये सत्य है। माफ कीजिए, ये प्रश्न मुझे नाही पूछना चाहिए था, मगर मी माझ्या प्रेक्षकांना हे सांगू इच्छितो की बघा, या देशामध्ये देशभक्ती, ज्या देशात मी राहतो, ज्या देशात माझा जन्म झालाय, त्या मातीवर प्रेम करणं हा अपराध असतो. त्या मातीला आपल्या ललाटी लावणं, आपल्या भाळी लावणं हा अपराध असतो. आणि त्या मातीवर जो आक्रमण करायला येतो त्याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न करणं हा अपराध असतो. आज कर्नल पुरोहित असू द्यात किंवा साध्वी प्रज्ञा सिंग असू द्यात, स्वतः मनी सर इथे बसलेत, त्यांनी जे भोगलंय ते त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या मातोश्रींचं निधन निव्वळ या षडयंत्राला लपवण्यासाठी जे काही खेळ केले गेले त्यामुळे झालेलं आहे. आणि हे सगळं ज्यांनी भोगलंय ना, त्या तुलनेत तुम्ही आम्ही ज्या आज सुखेनेव आपल्या घरात 4 वेळ जेवतो, खातो, पितो, गाद्या गिरद्यांवर लोळत असतो आणि नंतर उठून भारत माता की जय आणि गर्व से कहो हम हिंदू आहे असं म्हणत असतो. हे हिंदुत्व आहे का हो? या हिंदुत्वासाठी आणि हिंदू असण्यासाठी ज्यांनी जे भोगलंय ना, ते त्यांचं त्यांनाच ठाऊक आहे. तरीही एवढं सगळं होऊन 2014 नंतर ही कुठेतरी गाडी आपल्या देशाची रुळावर आली असं आपण मानत होतो. हिंदू मान वर करून जगत होता, आय मीन जगतोय. आणि त्याच हिंदूंना परत कुठेतरी त्याचं खच्चीकरण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले. आज मनी सरांचं हे पुस्तक मी जवळपास 4-5 वर्षांपूर्वी वाचलं होतं. सातत्यानं पारायणं केलीत, मी सांगितलं. मी याच्यावर अनेक व्हिडिओही केलेत, तुम्हाला माहिती आहे. अनेक प्रेक्षक या पुस्तकाची वाट बघत होते की हे कधी परत स्टॉकमध्ये येतंय. आज ह्या पुस्तकाचं प्रकाशन होतंय ठाण्यामध्ये संध्याकाळी. त्याच्या पूर्वसंध्येला मी आज मनी सरांशी औपचारिक गप्पा मारल्या, एक मुलाखत घेतली आणि तुम्हा सगळ्यांना विनंती करतोय की हे पुस्तक तुमच्या संग्रही असलं पाहिजे. या पुस्तकात लिहिलेला जो दस्तऐवज आहे तो खरंच दस्तऐवज आहे. हिंदुत्व ही टर्म म्हणजे निव्वळ चर्चा करण्यासाठी, व्याख्यानं देण्यासाठी नाही आहे. तर हिंदुत्व ही एक जगण्याची जीवन पद्धती आहे आणि ती समजून घेतली तर तुम्ही या हिंदुस्थानात एक हिंदुस्थानी आणि एक हिंदू म्हणून राहण्यास लायक आहात. जर ते तुमच्या डोक्यात शिरत नसेल तर तुमच्यात आणि त्या पाकिस्तानांमध्ये काही फरक नाही, असं मी सरळ सरळ म्हणतो. माफ करा, माझी भाषा अशीच आहे. पण आज या सगळ्या चर्चेनंतर तुम्हाला, मला वाटतं, बऱ्यापैकी या सगळ्या गोष्टींचा उलगडा झाला असेल. हिंदुस्थानात हिंदू म्हणून जगण्यासाठी 2014 पर्यंत स्ट्रगल करायला लागत होता, संघर्ष करायला लागत होता. आज तो संघर्ष आपल्या नशिबी नाही आहे, हे आपलं सुदैव आहे. आणि हे सुदैव पुढे चंद्र सूर्य असंच आपल्यासोबत राहो अशी आपण आशा करूया. आणि मनी सरांनी आज वेळात वेळ काढून आपल्याला हा त्यांचा बहुमोल वेळ जो आहे त्यांच्या एकंदर व्यस्त दिनक्रमातला तो दिला आहे, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानूया. सर, आपके फिर एक बार बहुत बहुत आभार. आपने जिस तरह से जो जिया है आपका जीवन, मतलब देश के लिए समर्पित, राष्ट्र के लिए समर्पित और धर्म के लिए समर्पित, आपको भी शतशः प्रणाम. धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद. मेरे श्रोताओं के हुए मेरा बहुत बहुत धन्यवाद.